तो सुपरस्टार कैसे हो? ठीक। सबको जो है ना आराम से समझने का, जो भी कॉम्प्लेक्स होता है ना वो सही से समझाया नहीं जाता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स लगता है। नहीं तो यदि आसानी से समझाओ हुआ चीज़ किसी कोई समझाता है तो वो बहुत ही आसान होता है। कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसको यदि सही से समझाया नहीं जाए तो वो कॉम्प्लेक्स लगता है। वास्तव में सारा चीज़ बहुत ही सिंपल है। जो जितना सिंपल लगे समझने का वो बहुत अच्छा से समझाया गया है। मतलब कि जो समझा रहा है उसको अच्छा से समझ में आया है, इसलिए वो सिंपली समझा दे रहा है। तो यदि हम चीज़ को रखते नहीं हैं, समझते हैं, तो वो समझे हुए होते हैं तो उसको आसानी से समझा भी सकते हैं। यदि हम रटा हुआ चीज़ है जो खुद समझ में नहीं आता है, यदि उसको हम दूसरे को समझाते हैं तो वो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सबको समझना बहुत ही आसान है, काहे कि नेचर जो बना है, नेचर बहुत ही सिंपल चीज़ है। नेचर में सिंप्लिसिटी है, सब सिंपली बना हुआ है, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यदि हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो वही चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हर एक चीज़ को जो है आराम से समझने का, जो चीज़ आसानी से समझ, जो नहीं समझ में आया उसको गौर से सोचने का कि वास्तव में वो चीज़ क्या है, कैसे हो रहा है, तो सारा चीज़ समझ में आता है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, समझते हैं उसका मैथमेटिकल डिराइवेशन भी देखेंगे, कैसे ये मैथमेटिकली डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो उसमें देखे थे यदि y एक वन वेरिएबल फंक्शन है तो उसमें जो चेंज आता है उसको, उस चेंज को हम इस तरह से ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें यदि a से b पे जा रहे हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है a से b पे जाने पे, उसको हम कैसे डिराइव किए थे, fx इसको हम लिख सकते हैं df by dx, एक ही वेरिएबल है, dx इक्वल टू df इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा df इक्वल टू df बाय dx इंटू dx। अभी a से b जा रहे हैं तो यहाँ a से b इंटरवल लाना पड़ेगा, तो इसका जो मान हो जाता है यही df बाय dx जो हो जाता है यह fx के बराबर होता है। ये df बाय dx जो है, ये df बाय dx ये यहाँ fx के बराबर हो जाता है। ये हम समझा चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के लेक्चर में हम समझाए हैं कैसे df बाय dx जो है fx हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं fx dx। तो ये वन वेरिएबल के फंक्शन में जो चेंज आता है उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब थ्री वेरिएबल का फंक्शन है, फाई कोई थ्री वेरिएबल का फंक्शन है, तो थ्री वेरिएबल का फंक्शन स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो यदि स्केलर फंक्शन है तो इसका चेंज, इसमें जो चेंज आता है इसको डिस्क्राइब करते हैं ग्रेडियंट से। इसमें जो चेंज आता है उसको डिस्क्राइब करते हैं ग्रेडियंट से। वही थ्री वेरिएबल का फंक्शन, तो इसके लिए यदि हम ग्रेडियंट का रूल लगाते हैं तो इसका फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होता है, वो कल हम डिस्कस किए हुए थे पिछला
इसके लिए भी एक रूल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। वो पिछला लेक्चर में हम बताए हुए थे कि ये जो हो जाता है यहाँ df बाई dx है, तो यहाँ पे ये डेल फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल फाई। उसके बाद होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट में देखे थे डेल फाई डॉट डीएल डाइवर्जेंस, ये df बाई dx, मतलब ये डेल फाई हो गया एक तरह का डिफ्रेंशिएशन, डॉट dl इक्वल टू ये जो लिमिट था ये फाई डी फाई, ये कोई बात है ए से लेके बी तक, x1 y1 z1 से लेके ये xb तक x2 y2 z2, ये भी जा रहा है a से लेके x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2 तक, ये हम b पॉइंट तक जा रहा है। जैसे कि डी फाई इक्वल टू हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स फाई प्लस इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड। जब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो यही हो जाता है डेल फाई डॉट डी एल, और इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। पॉइंट ए x1 y1 z1 से जा रहे हैं x2 y2 z2 तक, बी पॉइंट है, तो ये सेम फंक्शन आ रहा है ए x1 y1 z1 से जा रहे हैं x2 y2। ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाएगा। तो ग्रेडियंट थ्योरम ये होता है फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो है, अब कोई फील्ड जो है, कोई फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन है, ये तो स्केलर फंक्शन था तो उसमें चेंज को हम डेल फाई से डिनोट कर रहे थे। यदि वेक्टर फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड, तो उसको हम डेल डॉट फाई, इससे हम चेंज को हम पता लगाते हैं, या फाई एक्स वाई जेड। वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट और क्रॉस होता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन से हम ये वेक्टर फील्ड में जो चेंज आ रहा है उसको डिस्क्राइब करते थे, या वेक्टर फील्ड में जो चेंज आ रहा है उसको इससे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। अब इस चेंज के लिए वेक्टर फील्ड में जो चेंज आ रहा है उसके लिए जो है, उसके लिए है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब उसमें क्या होगा, फिर से ये df बाई dx, ये डिराइवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डिराइवेटिव ऑफ ए फंक्शन हो गया डेल डॉट फाई। अब ये चूंकि इंटीग्रेशन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डेल डॉट फाई एक स्केलर है, तो इसको हम dv से करेंगे। 3 तरह का एलिमेंट होता है dl, ds और dv, तो ये दोनों वेक्टर है, तो स्केलर से गुना करेंगे तभी ये पूरा इंटीग्रेशन वाला टर्म जो है स्केलर रहेगा। तो इसको हम स्केलर से गुना करते हैं पावर v। अब v वॉल्यूम का, कोई भी वॉल्यूम है उसका सरफेस क्या होगा, उसका बाउंड्री जो होगा a और b एक क्लोज सरफेस होगा, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस आ गया, तो अब
फंक्शन फंक्शन जो है क्या है, फंक्शन फाइ है, तो फंक्शन फाइ डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हो गया ये टर्म। अब एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह फंक्शन फाइ एक्स वाई जेड है, तो ये हो गया फाइ एक्स वाई जेड। अब क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे डॉट डीएस वेक्टर आएगा, तभी जो है ये पूरा इंटीग्रेशन जो है ये डॉट करेंगे तभी ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा इंटीग्रेशन वाला टर्म। तो ये जो है स्टेटमेंट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। डेल डॉट फाइ डी वी ओवर वॉल्यूम v इक्वल टू क्लोज सरफेस एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाइ एक्स वाई जेड डॉट डी एस क्लोज सरफेस एस। अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, इफ एफ एक्स वाई जेड एफ इक्वल टू एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन इन ए रीजन इन स्पेस and some closed surface is situated in that region and area of closed surface is as, if area of closed surface is as and volume of the closed surface be v, if area of closed surface be या v, फिर भी एस एंड वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सरफेस भी v, देन इतना जो है इसका सरफेस इंटीग्रल जो है वॉल्यूम इंटीग्रल। कहने का मतलब है कि कोई स्पेस में कोई रीजन है जहां पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पॉइंट फंक्शन है, इसके हर एक स्पेस में हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर मौजूद है और वो कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये कहीं पे लिंक टूटा हुआ नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस, पूरा जो पॉइंट है जितना भी पॉइंट है सब जगह वेक्टर फंक्शन मौजूद है। ये जो सरफेस के अंदर जो वेक्टर है पूरा कंटिन्यूअस है, मतलब हर एक पॉइंट पे फंक्शन है, कोई लिंक टूटा हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ तक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं है, उसके बाद है, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट पे फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन मौजूद है, हर एक पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन मौजूद है। तो उस जो इनक्लोज ये सरफेस के अंदर जो ये वेक्टर का डाइवर्जेंस हो रहा है उसका नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल बराबर है उसके इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना वेक्टर है उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर। मतलब ये कोई क्लोज सरफेस में कोई वेक्टर जो है इस तरह का डाइवर्जेंस मौजूद है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर है। तो इस क्लोज सरफेस से ये क्लोज सरफेस से जो नॉर्मली टकरा रहा है वेक्टर उसका मान है कि इसके अंदर जितना निकल रहा है वेक्टर उसके बराबर है। कहने का मतलब यही है, इसका स्टेटमेंट यही कह रहा है, इसके अंदर ये क्लोज सरफेस में जितना वेक्टर निकल रहा है कोई पॉइंट से उसका मान वही है जितना कि जो भी सरफेस इस सरफेस से क्लोज सरफेस से नॉर्मली वो वेक्टर टकरा रहा है। तो सिंपल सा बात है, जो भी निकलेगा वेक्टर वो तो ये सरफेस से टकराएगा ही, और जहाँ भी टकराएगा वो इस सरफेस का कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे नॉर्मली होगा ही, नॉर्मल होगा ही। तो ये जो निकल रहा है मतलब वेक्टर
वो सिंपल सा बात है, वो इस सरफेस से टकराएगा ही, तो ये नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल जो होगा इस वेक्टर का वो बराबर होगा जो वेक्टर निकल रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यही स्टेटमेंट है इसका। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अब F इक्वल टू दिया हुआ है F1 ये I प्लस F2J प्लस F3K, ये 3 डायमेंशनल फंक्शन है एक्स वाई जेड का तीनों। तो ये हो सकता है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड का तीनों एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये वेक्टर है। मतलब F इक्वल टू हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3y बाई जेड, 3y बाई 4i प्लस F2 इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स प्लस वाई बाय 4j प्लस F3 हो सकता है एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब के। तो ये जो है F1 F2 बराबर है x प्लस वाई बाय 4j। तो ये जो है हम देखते हैं ये F1 F2 F3 तीनों जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y बाय 4, इसको लिख सकते हैं 0z i। तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया F1 भी। उसी तरह इसको लिख सकते हैं x प्लस 0z प्लस y बाय 4 j। तो ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है जहाँ भी z 0 है। ये भी जो है एक्स क्यूब प्लस 0y प्लस 0z के। तो ये भी जो F3 भी जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इस तरह से कोई वेक्टर फंक्शन है, मतलब कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो किसी स्पेस में हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है। मतलब सिंपली करने का मतलब वहाँ पे वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस रीजन में उस स्पेस में वेक्टर फील्ड मौजूद है। हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर है, मतलब वो जो स्पेस है वहाँ पे एक वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका की मान इतना के बराबर है। तो वो रीजन जो है इस तरह से F1 F ये हो गया। तो हम कर सकते हैं कि अब हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसको मिटाते हैं। इस तरह से कोई वेक्टर मौजूद है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है ये एक सरफेस चूज करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये y हो गया। तो इस वेक्टर इस रीजन में जहाँ पे ये रीजन में मौजूद है वहाँ पे एक सरफेस चूज करते हैं। एक मान लिया कि एक स्फीयर चूज करते हैं। ये सरफेस क्लोज सरफेस है, स्फीयर हम उसका शेप स्फीयर का चूज करते हैं। यहाँ पे जो है वेक्टर निकल रहा है इस तरह से, इसका मान ये है, इस तरह से बहुत वेक्टर निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये सारा वेक्टर निकल रहा है। तो एक रीजन में ये वेक्टर फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लिया ये स्फीयर जो है इसका सेंटर जो है ABC है कोऑर्डिनेट, मतलब x माइनस ए का स्क्वायर प्लस स्फीयर का जो इक्वेशन है y माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इस तरह से कोई ये हम
कंसीडर किए हुए हैं एक स्फीयर के शेप का कोई क्लोज सरफेस जिसका कि सेंटर ए बी सी है। तो अब हमको दिखाना है कि इसके अंदर जितना डाइवर्ज हो रहा है, ये वेक्टर जितना निकल रहा है, उसका वॉल्यूम जो है बराबर होगा जितना कि इस सरफेस से, स्फीयर के सरफेस से नॉर्मली टकरा रहा है उसके बराबर। तो इसमें पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम RHS लेके चलते हैं। RHS बराबर क्या है, डाइवर्जेंस एफ dV। तो ये हो जाएगा V, डाइवर्जेंस F का मान है F1i प्लस F2j प्लस F3k, डॉट हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट डेल डॉट, जो उसको इस तरह से कहते हैं डेल वाई डेल एक्स आई, डॉट है तो क्रम उल्टा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, तो इतना डॉट डेल भी लिख सकते हैं, डेल आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के, इसके साथ डॉट होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स F1 प्लस डेल बाय डेल वाई F2 प्लस डेल बाय F3 बाय डेल वाई डेल जेड, ये हो जाएगा। और ये जो है dV है, तो dV को हम लिख सकते हैं, हम चल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो dV के बदले हम लिख सकते हैं dF1 बाय डेल एक्स प्लस डेल F2 बाय डेल वाई प्लस डेल F3 बाय डेल जेड, इसको लिख सकते हैं dx dy dz। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1 बाय डेल एक्स इंटू dx dy dz प्लस ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F2 बाय डेल वाई dx dy dz प्लस ये वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर भी डेल F3 बाय डेल जेड dx dy dz, इसका वैल्यू ये हो गया। तो अब जो है हम एक टर्म लेके चलेंगे, ये टर्म हम सिर्फ लेके चलते हैं और उसके अनुसार ही सिमिलर रहेगा, तो ये उसका भी उसी तरह लिख देंगे, तब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो डेल, ये टर्म लेके चलते हैं डेल F3 इंटू dx dy dz, ये वॉल्यूम इंटीग्रल बाय डेल जेड इक्वल टू होगा। अब हमको ये जो है, ये वॉल्यूम है, ये सरफेस है, ये सरफेस को, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, इसको जो है मिटा देते हैं थोड़ा। इसके अंदर वेक्टर फील्ड मौजूद है, डाइवर्जेंस वाला वेक्टर मौजूद है, ठीक है। तो ये सरफेस इंटीग्रल जो निकालते हैं वो तो इस घुमा हुआ सरफेस से तो निकलेगा नहीं, उस घुमा हुआ सरफेस को ये XY प्लेन में या YZ प्लेन में या ZX प्लेन में हमको घुमा हुआ सरफेस को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं।
तो इसका जो सरफेस बन रहा है, दो सरफेस में बांट देते हैं ये स्फीयर। ये मान लिया जाए कि S1 सरफेस है और ये ऊपर वाला S2 सरफेस है। अब यहाँ वाला कोई जो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लेंगे, उसको जो है ये जो सरफेस का इंटीग्रल हम निकालेंगे, तो ये जेड जो वैरी करेगा, यहाँ पे मान लिया जाए इसको प्रोजेक्ट कर दिए हैं पूरा सरफेस को, ये पूरा स्फीयर के सरफेस को हम प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ पे, इस तरह का होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे जो, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, तो ये जो लाइन, ये हम इसलिए ले रहे हैं ये पॉइंट कि हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो मेरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट, ये एक्स वाई इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये एक्स वाई पॉइंट है, और ये Z1 से लेके ये एक्स वाई Z2 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम इस सरफेस को यहाँ प्रोजेक्ट कर लिए हैं। तो हमको यदि इंटीग्रेशन निकालना है, पहले हम dx dy नहीं, हम dz का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dz जो है z एक्सिस में कितना वेरी कर रहा है, z एक्सिस के अलोंग, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं सुविधा के लिए कि एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हैं, जेड के अलोंग जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसको सिर्फ हम पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट एक्स वाई Z1 होगा और ये एक्स वाई Z2 होगा। अब Z1 पॉइंट जो होगा, यहाँ से निकलेगा z माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से z का मान निकलेगा। तो z भी जो है फंक्शन हो जाएगा f, ये f1 x y का फंक्शन होगा, और z का दो मान निकलेगा यहाँ से। पहला मान जो है पॉजिटिव होगा, पहला कुछ प्लस माइनस इस तरह से निकलेगा, z का मान 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, इन स्क्वायर में है तो इस तरह से y माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस इस तरह से निकलेगा। तो पहला पॉइंट जो है Z1 जो है, Z1 को मान लेते हैं, ये पहला पॉइंट माइनस वाला होगा, ये 0 0 यहाँ से जो है नीचे की तरफ है, तो ये पहला पॉइंट जो है माइनस होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये इसका माइनस वाला वैल्यू माइनस 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर समथिंग प्लस समथिंग कुछ आएगा इस तरह से। तो ये जो Z1 है उसको नेगेटिव वाला लेते हैं, तो ये Z1 पॉइंट जो है ये f1 xy है। उसी तरह ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, तो Z2 बराबर है f2 xy है। f2 xy कोई पॉइंट मिलेगा इस तरह से फंक्शन में, f2 xy मिलेगा, ये f1 xy का मान लेते हैं, f1 फंक्शन डिनोटेड है ये, तो Z1 f1 xy हो गया, और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो वो f2 xy हो गया। तो ये xy Z2 जो हो गया, इसका लिखेंगे xy f1 xy f2 xy, और ये जो होगा xy f1 xy। इस तरह से दो पॉइंट मिलेगा। हम इस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं, जहां कि हम एक्स वाई इसको पहले सरफेस को प्रोजेक्ट कर लिए हम
एक्स वाई प्लेन पे, और यहाँ हम एक्स और वाई एक्सिस में क्या कैसे वेरी कर रहा है उसको हम नहीं लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ लेके चल रहे हैं जेड में। पहले हम उसको बाद में लिया जाएगा, बाद में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स और वाई में कितना चेंज हो रहा है लिमिट डाल के। तो पहले हम जेड का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जेड किस तरह से वेरी कर रहा है। तो जेड जो है वेरी कर रहा है एक्स, जेड वाला जो इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई f1 एक्स वाई से लेके जा रहा है एक्स वाई f2 एक्स वाई तक। अब जो है इसको जो है मिटाना पड़ेगा। तो डेल F3 बाय डेल जेड, और ये हो गया एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ये ओवर वॉल्यूम, ये तीसरा टर्म लेके चल रहे हैं डी एक्स वाई डी जेड इक्वल टू हो जाएगा, ये डी एक्स डी वाई को अथी रखते हैं पहले डी एक्स डी वाई के टर्म में नहीं इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा डेल F3 बाय डेल जेड डी जेड डी एक्स डी वाई। पहले जेड के अलॉन्ग कितना वैरी करता है उस तरह से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो इसका जो लिमिट है, ये लिमिट जो लगेगा एक्स वाई f1 से, f1 जो है सब में कॉमन हो जा रहा है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा कि ये f1 छोटा वाला होगा एक्स वाई f1 से एक्स वाई f2 तक ये होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी एफ थी, ये डेल जेड से इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और डी जेड से मल्टीप्लाई भी है, तो फंक्शन का मान हो जाएगा तो f3, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा एक्स वाई z1 से लेके एक्स वाई f1 से लेके एक्स वाई f2 तक, और ये हो जाएगा dx dy। तो इसका मान हो जाएगा ओवर रीजन, अब ये f जो कर दिए हैं तो अब ये ओवर रीजन r हो जाएगा, ये r अब सरफेस इंटीग्रल बच जाएगा। तो ओवर रीजन यहाँ पे ये इसको प्रोजेक्ट कर लिया सरफेस को, ये हो जाएगा और अब ये जो है सरफेस हो गया, अब एक्स वाई में ही इंटीग्रेट होगा, ये वाला जो है वॉल्यूम से ये अब एक्स वाई में जो इंटीग्रेट का वॉल्यूम मान रखेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल निकल जाएगा। तो इसको प्रोजेक्ट किए हैं तो ये आर रीजन बन गया है ये वाला, तो इसको हम आर लिए हैं एक्स वाई प्लेन में, तो आर हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा एक्स वाई f2 एक्स वाई f1 dx dy। तो ये हो जाएगा f3 जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये लिमिट ये लगेगा एक्स वाई f1 का, और ये एक्स वाई f2 से लिमिट लगेगा इसमें, और ये dx dy।
तो ये हो जाएगा और F3xy F2 माइनस F3xy F1 dx dy ये हो जाएगा। उसके बाद जो करते हैं तो इसका मान हो गया और रीजन में अब सरफेस इंटीग्रल हो गया। ये भी xy का फंक्शन है, F2 भी xy का फंक्शन है, ये F1 का भी xy का फंक्शन है। तो ये टोटल F3 जो है x1 xy का फंक्शन हो गया। तो ये हो गया F3xy F2 dx dy माइनस F3xy F1 dx dy ये हो गया। अब जो है ये सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम दो सरफेस, ये आर रीजन जो है, ये जो है xy F1 जो है ये S1 सरफेस पे है ये कोऑर्डिनेट। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, ये S1 लिख सकते हैं और इसको हम, ये ऊपर वाला सरफेस के लिए है, ये आर रीजन, ये सरफेस को, ये कोऑर्डिनेट जो है ऊपर वाला रीजन में है, तो ये सरफेस का हम प्रोजेक्शन जो किए हैं, ऊपर वाला जो है S2 है और नीचे वाला S1 है, इस तरह से प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल हो गया S2 का और ये S1 का हो गया। अब यदि हम सरफेस इंटीग्रल में हम जो प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे ds कोई सरफेस लेंगे, इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लेंगे, ds उसको प्रोजेक्ट करते हैं हम xy प्लेन में, तो उसका मान हो जाता है, ये मान लिया जाए कि ये एंगल बना, ये ds का ये है नॉर्मल वेक्टर है, ds कोई एरिया, इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लिए हैं जिसका कि डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में नॉर्मल, ये n1 वेक्टर है, और यहाँ पे जो ds, ये ds1 लिए और यहाँ पे ds2 लेंगे, ये इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, ये जो है n2 है, उसको कोई ये S1 सरफेस में हम S1 ds1 लेते हैं और S2 में हम ds2 लेते हैं, और ये जो है n2 लेते हैं और ये n1 है। तो ds2 इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लेते हैं S1 का सरफेस S2 वर्सेस सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए उसका एरिया एलिमेंट, इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है उसको प्रोजेक्ट करके। उसी तरह यहाँ पे जो छोटा वाला नीचे वाला सरफेस है स्फीयर का, उसका हम इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ds1 लेते हैं जिसका कि नॉर्मल वेक्टर n1 है, और n1 जो है ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम कहाँ, नीचे वाला, इसमें xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। तो ds1 जो हो जाएगा, अब देख रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, जब कोई सरफेस ऐसे रहता है, ओपन रहता है, तो इसमें जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हम ऐसे लें चाहे ऐसे लें, बात एक ही है। लेकिन यदि क्लोज सरफेस, इसलिए यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन होता है, तो dx dy बाय n डॉट k कैप पॉजिटिव ले लेते हैं, कहा कि ये डायरेक्शन में ले चाहे ये डायरेक्शन में ले, नॉर्मल, बात एक ही है। लेकिन जब सरफेस क्लोज हो जाता है तो हम नॉर्मल इसी डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो
इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये जो है यहाँ पे मान लिया जाए एक्स वाई प्लेन है ये, तो इसका ये वेक्टर है, के वेक्टर है, के कैप है, तो ये वाला जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना लेगा इसके साथ। इसका जो एंगल बन जाएगा इसके साथ, ये के कैप का और ये यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर उसका एंगल बन जाएगा ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे जो है यहाँ निगेटिव लेना पड़ेगा माइनस एन डॉट के कैप का मान। यदि ओपन सरफेस रहता है तो नॉर्मल ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, तो वहाँ हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, ये एन डॉट के कैप का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए वहाँ पे ये मोड लगा देते हैं। लेकिन जब क्लोज सरफेस है तो जब हम इसको इस तरह से लेंगे, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट करेंगे एरिया को, तो उसका मान हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई प्लेन में। ये काय के ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन कैप डॉट, ये यहाँ पे एक्स वाई एलिमेंट है और इसका पोजीशन जो है ये है, के कैप है, ये ds1 है, यहाँ पे जो है के कैप है, तो के कैप से ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा माइनस एन डॉट k1 के कैप। और ds2 का मान जो होगा, ये चूंकि ऊपर वाला है n2 है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ds2 बराबर हो जाएगा dx dy बाय n1 के कैप, यहाँ हो जाएगा n2 डॉट के कैप, ये हो जाएगा। हम क्या किए हैं, जो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट था उसको प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ पे, तो ये dx dy में हम प्रोजेक्ट कर दिए हैं। तो एक ds1 का मान इतना आएगा n1 डॉट के कैप, और ds2 का मान जो है dxy जो ऊपर है, यहाँ नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे जो है एक्यूट एंगल बनाएगा, उसके कारण n2 डॉट के कैप, ये n2 और k के बीच cos थीटा होगा, n2 k cos थीटा होगा, n2 डॉट के कैप, तो यहाँ पे n2 डॉट n2 और k कैप मॉडुलस ऑफ cos, मान लिया जाए कोई एंगल ये θ1 बना रहा है, θ2 बराबर रहा है, ये θ2 जो है 90 से कम होगा, जिसके कारण इसका मान पॉजिटिव होगा। और ये जो थीटा बनाएगा, θ1 जो बनाएगा, ये θ1, ये जो है 90 से कम है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये 90 से ज़्यादा होगा तो इसके कारण ये नेगेटिव होगा। लेकिन ये क्लोज सरफेस है, इसलिए यदि ओपन सरफेस रहता तो ओपन सरफेस में क्या करते हैं, नॉर्मल जो है इसको ले चाहे इसको ले, दोनों कोई भी डायरेक्शन ले सकते, तो उसमें हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, एन डॉट के का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से है, यदि हम ds1 का बात करें, ये उल्टा हो गया, हाँ ds1 का बात करें, तो s1 सरफेस के लिए ये जो हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल s2 dx dy, dx dy का मान रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा f3 x y f2 ds ये ds2 n2 डॉट के कैप, ये हो जाएगा, और उसका मान जो हो जाएगा माइनस s1 f3 xy f1 ds, ये माइनस n1 ds1 माइनस n1 डॉट के कैप, ये हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है हम आगे हम क्यों निकालते हैं उसके बाद तो ये जो आ गया इक्वल टू हो गया डेल F3 बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर V इक्वल टू आ गया ओवर S2 सरफेस इंटीग्रल ओवर S2 F3 एक्स वाई F2 ये F3 चूंकि F2 भी एक्स वाई का फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं कि F3 जो है एक्स वाई का ही फंक्शन है तो F3 एक्स वाई लिख सकते हैं F3 एक्स वाई और N2 डॉट के N2 डॉट के डी एस टू ये लिख सकते हैं प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा S1 F3 एक्स वाई क्योंकि ये F1 भी एक्स वाई का ही फंक्शन है तो लिख सकते हैं F3 एक्स वाई N1 कैप डॉट के डी S1 ये लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल F3 डायरेक्ट अब वेरिएबल को नहीं लिखते हैं F3 के डॉट N2 DS2 प्लस S1 F3 के डॉट N1 DS1 इस तरह से ये हो गया। अब S2 और S1 मिला के ये पूरा स्फीयर का सरफेस S बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा ओवर सरफेस S F3 के डॉट अब यहाँ भी नॉर्मल है N2 और यहाँ पे नॉर्मल है तो मतलब पूरा सरफेस का सरफेस इंटीग्रल हो गया ये तो के डॉट N यहाँ DS2 DS1 पूरा एक सरफेस हो गया तो उसके बदले हम DS लिख सकते हैं तो इसका मान हो गया F3 के डॉट N कैप DS के बराबर हो गया। अब देखते हैं और दूसरा कौन टर्म क्या तो ये पहला टर्म का मान निकल गया ये 3 टर्म था। अब दूसरा टर्म जो है क्या है डेल F2 डेल Z ये वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर V dx उसी तरह इसका मान जो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल S F2 J डॉट N कैप ds ये हो जाएगा सेम वे में। अब तीसरा टर्म जो हो जाएगा V डेल F2 बाय डेल Y इसका मान ये हो जाएगा और डेल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1 बाय डेल X dx dy dz इसका मान जो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल F1 I डॉट N कैप ds इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इधर वाले को ऐड कर लेंगे और इधर वाले को ऐड कर लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो उसी तरह करते हैं तो ये हो गया डेल डेल F3 बाय डेल Z और वॉल्यूम V dx dy
dz। इसका मान ये निकल गया। अब ये LHS ये LHS वाला को जोड़ देते हैं, RHS वाला को एक तरफ जोड़ देते हैं, तो क्या मिलता है? वो ये हो जाएगा डेल F1 बाय डेल एक्स dx dy dz, ये वॉल्यूम इंटीग्रल प्लस डेल F2 बाय डेल y dx dy dz प्लस डेल F3 बाय dx dz डेल z dx dy dz। ये टर्म आ गया पहला वाला, इतना बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ओवर S F1 I डॉट n कैप ds प्लस F2 j डॉट n कैप ds प्लस F3 k डॉट n कैप ds, इसके बराबर हो जाएगा। अब जो है यही जो है ये जो है डेल डॉट F, इसका मान है, ये LHS जो है यही है, ये डेल डॉट F का मान है, तो इसकी जगह डेल डॉट F लिख सकते हैं और इसकी जगह लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल F1I F2j n कैप F1 I प्लस F2j प्लस F3k डॉट n कैप ds, ये लिख सकते हैं। तो इक्वल टू हो गया ये सरफेस इंटीग्रल F डॉट n कैप ds, इसके बराबर हो गया, बराबर ये हो गया F डॉट S। तो इस तरह से देखते हैं F डॉट ds, ये हो गया। तो ये जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना डाइवर्ज हो रहा है, जितना वेक्टर निकल रहा है, वही वेक्टर जो है नॉर्मली टकराएगा उससे, उस सरफेस से, क्लोज सरफेस से। तो ये जितना वेक्टर निकल रहा है उसका वॉल्यूम जो है, मतलब डाइवर्ज जितना हो रहा है वेक्टर, उसका वॉल्यूम जो है बराबर होगा नॉर्मली जो उस क्लोज सरफेस से टकराएगा उसके बराबर F डॉट ds S कवर सरफेस S। तो उस वॉल्यूम के जिस सरफेस से इंक्लोज है उसी से तो जो वेक्टर निकल रहा है वही तो नॉर्मली टकराएगा, और जो वेक्टर निकल रहा है किसी न किसी पॉइंट पे वो नॉर्मल होगा ही। ये क्लोज सरफेस है तो ये जो निकल रहा है कोई ना कोई पॉइंट पे वो नॉर्मल होगा ही। तो मतलब जो भी वेक्टर निकल रहा है वो नॉर्मली कोई ना कोई पॉइंट पे टकराएगा ही। तो जो भी वेक्टर इसके अंदर है निकल रहा है वही बराबर होगा उस क्लोज सरफेस के नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल वेक्टर के नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल के। मतलब जो भी वेक्टर निकल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, किसी जगह डाइवर्जेंस है, मतलब कोई वेक्टर निकल रहा है वहाँ पे उस पॉइंट पे उस क्लोज सरफेस में, तो उस क्लोज सरफेस में कोई वेक्टर जितना निकल रहा है वही बराबर होगा उस क्लोज सरफेस के एरिया से टकराने वाले वेक्टर के बराबर। यही इसका गॉस डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट है और यही इसका
प्रूफ है। तो हम समझ रहे हैं इसमें सारा चीज़ आसानी से समझा दिए हैं, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आराम से सब समझ में आ जाना चाहिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखने का कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान है। एक सरफेस कंसीडर करते हैं स्फीयर का, उसके अंदर वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, कोई पॉइंट से कुछ वेक्टर निकल रहा है, तो उस वो स्फीयर के अंदर जो क्लोज सरफेस वॉल्यूम बना है उसके अंदर जितना वेक्टर निकल रहा है वही वो स्फीयर के आउटर सरफेस से टकराएगा। तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल है उसको निकाले, तो उसके लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट का सरफेस इंटीग्रल निकाल लिए सिंपली, और नीचे वाला पार्ट का भी सरफेस इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं। इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कंसीडर किए, यहाँ भी नीचे वाला भी पार्ट के लिए इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट कंसीडर किए, उसको प्रोजेक्ट कर दिए। तो इसका ds1 का मान ये होता है, ds2 का मान ये होगा। अब इसको चूंकि इंटीग्रेट xy प्लेन में पहले हम z के अलोंग कितना वेरी कर रहा है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में z के अलोंग कितना वेरी कर रहा है उसको निकाले, xy को कांस्टेंट रखे थे। तो ये सरफेस में चूंकि xy प्लेन में प्रोजेक्ट किए थे, बाद में xy में उसको कितना वेरी कर रहा है उसको निकाल लेते। तो पहले हम xy प्लेन में हम उसको प्रोजेक्ट किए हैं, तो z में कितना वेरी कर रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए उसको निकालना पड़ेगा। तो z में इस तरह से वेरी करता है, xy f1 xy कोऑर्डिनेट रहता है, xy f2 xy इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक जाता है। उसी कोऑर्डिनेट का मान रखे यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो हमको मिल गया क्या। और सरफेस जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्टेड सरफेस का मान रख दिए, उसको इस तरह से लिखे, तो इस तरह वैल्यू आ गया। तो हमको क्या मिल गया, f डॉट ds इक्वल टू f dv, डेल डॉट f dv का मान निकल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं डेल डॉट f dv का मान जो है ये dx dy dz है, इसको हम लिख सकते हैं v डेल डॉट f dv भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूज कर रहे हैं इसलिए। तो ये डेल डॉट f dv का मान जो आ गया सरफेस इंटीग्रल f डॉट ds के बराबर आ गया। तो इस तरह से बहुत ही यदि सिंपली समझाया जाए तो कॉम्प्लेक्स चीज भी बहुत ही समझना आसान है, लेकिन वही आसान से वही यदि समझा हुआ नहीं है तो उसको समझाने में बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है और ठीक से समझ में भी नहीं आता है समझने वाले। तो इस तरह से आसान ही है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में बराबर होता है। तो ये जो है एक टूल भी है, वॉल्यूम इंटीग्रल को किस तरह से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, इस ये एक फार्मूला हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया कि सरफेस इंटीग्रल को कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे या वॉल्यूम इंटीग्रल को कैसे सरफेस इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। अब इसका कुछ प्रॉब्लम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो पूरा चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।